हे एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार धुआंधार तरीके से चल रहा है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जिसमें हमारा इडुटीरिया का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हमने 1 to 9 कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने प्रीवियस 1 to 9 सेट नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बिहार दरोगा इडुटीरिया पीटी 2021 के लिए डेडिकेटली प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा ये होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इडुटीरिया का दरोगा का 2021 पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10, और इसका कट ऑफ मार्क्स जो रखा गया है वो है 67 नंबर। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ को जरूर टच करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो ये सेट है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई, मिनिमम इकाई जो है क्या है, तो वो होता है फर्मी मीटर। ध्यान रखें, ठीक है, फर्मी मीटर इसकी न्यूनतम इकाई होती है लंबाई की। ठीक है, चलिए बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉरी, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा वो यंत्र है जिससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है कि वो कितना ज्यादा लाउड है या कितना ज्यादा स्लो है? तो वो है ऑडियोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, जबकि एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो एनीमोमीटर द्वारा वायु वेग की जो है ना इसकी मापन होता है। ठीक है, देखिए ऑडियोफोन दोष मुक्त स्वनी जो श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। जो ऑडियोफोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान की आर्द्रता, वायु दाब, इन सब में परिवर्तन होने पर समय से पहले, ठीक है ना, वो एक मापन हमको एक रीडिंग बताता है जिसके द्वारा हम अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो होता है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 4 देखते हैं। 4 में क्या बोल रहा है? 4 में बोला, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो वो बताए थे ब्रह्मगुप्त जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त जो है ना, गुप्तोत्तर कालीन ये एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। लेकिन और सबसे पहले इन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दैट मीन्स इन्होंने जो है हमारा जो पृथ्वी का मैग्नेटिक पावर है, कहीं ना कहीं इसके बारे में सबसे पहले बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। आप समझ सकते हो, हमारे जो पूर्वज जो रहे हैं हमारे इतिहास में, जब आप हमारे इतिहास में जाओगे तो आर्यभट्ट हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, है ना, उसके बाद जो योग दर्शन जिन्होंने दिया, ठीक है, इन सब ये कितने बड़े बड़े ये लोग विद्वान थे, मतलब आप सोच सकते हो। ठीक है, आचार्य तुलसीदास, मतलब बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि एज ए इंडियन आपको प्राउड करना चाहिए कि आप वैसे धरती पे आपका जन्म हुआ है जो महान लोगों की धरती रही है। चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक जाएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां सही हो जाएगा। क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला दर्पण निम्न में से कौन है? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक रडार जो वायुसेना की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है? तो वो जो तरंग का इस्तेमाल करता है वो होता है रेडियो तरंग। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स का वो पता लगाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हैं, क्या है वे, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी? तो वो है समान विभव पर विद्युत धारा प्रभाव नहीं होगी। ओम के नियमानुसार विभव जो है धारा के समानुपाती होती है, अतः यदि विभव समान होगी तो धारा भी समान होगी, और इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी। राइट, चलिए 9 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। चलो फिक्स आ गया। ओके, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, मिलान करना है यहाँ पे। देखिए, तो रेडियो जो हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो डेवी ने किया। उसके बाद एक्स किरणें रोएंटजेन इन्होंने करा था। ठीक है, और ट्रांजिस्टर जॉन बॉर्डन
तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 4 3 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 देखते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं वो मिलते हैं प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 11 देखते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन की बात हो रही है, किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये जो है ना ऊष्मा के रूप में ऊर्जा यहाँ उत्पन्न होती है जल अपघटन में, ठीक है। चलिए 12 देखते हैं। 12 में क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, कौन है वो पदार्थ? तो वो जो है ना देखिए नाइक्रोम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक होता है, यह तन्य धातु है लेकिन कठोर नहीं है। टंगस्टन कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये बल्ब के फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जबकि नाइक्रोम जो है अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के साथ साथ तन्य धातु भी ये है। नाइक्रोम हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 13 देखते हैं। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निम्न में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो जो विधि है वो है निर्लवणीयकरण, ठीक है। इसमें जितने भी जो लवण होते हैं इसको निर्लवणीयकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। यही वो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, इसको आप इंग्लिश में बोल ले तो, ठीक है। चलिए 14 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 को से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। हाइपो सोडियम थियोसल्फेट, ठीक है। उसके बाद नीला थोथा कॉपर सल्फेट ये हो जाएगा, ठीक है। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा जो है सही कूट बैठता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2, ठीक है। चलिए 15 देखते हैं। 15 में क्या बोला जा रहा है? 15 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो वो जो है बहुलक वो है पॉलीएमाइड, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट यानी उसका जो बुलेट प्रूफ जो पूरा कवच बनाया जाता है उसको पॉलीएमाइड नामक बहुलक से इसका इस्तेमाल करके वो जैकेट, वो कपड़ा, वो वस्त्र बनाया जाता है, ध्यान रखें। 16 देखते हैं। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है वो अध्ययन है अनुवांशिकता और विचरण का, ठीक है। 17 देखते हैं। 17 में क्या है? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने ये करा था ये बताना है। तो ये जो किया था ना बीडल और टैटम ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बीडल और टैटम। 18 देखते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के जिस भाग से हल्दी प्राप्त होती है वो भाग है तना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 19 देखेंगे। 19 क्या बोल रहा है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो वो जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए मानव शरीर में जो मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन? देखिए ऑक्सीजन सबसे पहले पाया जाता है। ये जो ऑक्सीजन का मात्रा हमारे बॉडी में होता है वो 65% तक होता है। कितना? 65%, ठीक। उसके बाद बात करें कार्बन की, सेकंड कंपोनेंट हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो कार्बन हमारे बॉडी में जो मिलता है ये 18% तक हमारे बॉडी में कार्बन की उपस्थिति होती है। हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन हमारे बॉडी में 10% तक इसकी उपस्थिति होती है। उसका नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में 3% तक होता है। ये 4 कंपोनेंट हो गए। 5वां है कैल्शियम, जिसकी उपस्थिति हमारे बॉडी में 1.4% होता है, जो हमारे बोन्स में अवेलेबल होता है। और छठा है फास्फोरस, जो कि 1.1% अवेलेबल होता है हमारे बॉडी में। तो ये 6 के 6 मैंने कंपोनेंट के आपको नाम बता दिए और परसेंटेज बता दी, ठीक है। 20 देखते हैं। कौन से परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो वो जो है वो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 देखते हैं। 21 में बोल रहा है देखिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? बहुत शुद्ध हिंदी में लिख दिया। मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा हार्मोन है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हम रात में कोई सपना देखते हैं ना, तो सुबह में जब हम उठते हैं तो वो सपना हमको दोबारा से याद आता है और दोबारा से वो सपना हम रिकॉल करते हैं, या मान लो 1 महीने 2 महीने या 5 महीने बाद भी हम कभी याद करते हैं तो वो सपना हमारे दिमाग में चिपका होता है, वो याद रहता है। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जिसकी मदद से हम अपने देखे हुए सपने जो हमने नींद में देखा वो हम होश में आने के बाद भी हमें वो याद रहता है? तो वो जो है विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 जो है सपनों को याद रखने में मददगार साबित होता है। और ये कहाँ से मिलता है? तो मांस, अनाज, ये सब जो है मुख्य स्रोत हैं इसके विटामिन B6 की। इसकी कमी से
जो है ना स्किन प्रॉब्लम होता है, त्वचा रोग इसकी कमी से होता है। ठीक है, चलो 22 देखेंगे। क्या बोल रहा है 22, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त में जो श्यानता होती है उसके कारण क्या है? तो वो है रक्त में प्रोटीन। ठीक है, मानव रक्त में श्यानता का मुख्य जो कारण है रक्त में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा। ठीक है सॉरी 23 देखते हैं, मानव गुर्दों में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनता है? आपने सुना होगा बहुत बारी, मतलब आप जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, देखिए आजकल किडनी स्टोन होना या गॉल ब्लैडर स्टोन होना ये काफ़ी कॉमन है। ये 10 में से 5 लोगों को ये प्रॉब्लम होता ही होता है। आप में से बहुत तो लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ होगा। तो जो हमारे बॉडी में जो पथरी बनता है मानव गुर्दे में, यानी किडनी की बात हो रही है, जो किडनी में जो स्टोन बनता है वो किस वजह से, क्या ये कॉज है, ये बनता है? देखो एक बार मेरे को भी हो रखा है किडनी स्टोन, ठीक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये किस वजह से ये बनता है? तो ये जो बनता है देखिए ये कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनता है। यही वो कारक है जो किडनी में स्टोन बनाने में मददगार साबित होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। और जब आपको ये किडनी स्टोन होता है तो आपको जो है ना डॉक्टर जो है दूध से बनी सारी वो चीज़ें खाने से मना कर देगा जिसमें से कैल्शियम की प्राप्ति हो। प्रोटीन से बनी सारी चीज़ें, प्रोटीन की बिल्कुल ही बोलेगा, एकदम मना कर देगा, प्रोटीन आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो 1 से 2 महीने के लिए बिल्कुल ही सब कुछ मना हो जाता है। और मांस मछली तो बिल्कुल ही मना हो जाता है, मतलब मैंने भोगा है यार, मैं जानता हूँ। ठीक है, चलो 24 देखते हैं। क्या बोल रहा है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो ये जो करती है ये करती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह जो है शरीर को समस्त अंतस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है, कंट्रोल करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाली ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, 25 देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिकांश ऑक्सीजन जो है वो शैवालों के द्वारा पृथ्वी पर जो है उत्पादित होता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट तथा O2 का उत्पादन होता है। याद रखें। 26 देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो है ना देखिए ये है धारवाड़ा समूह, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, धारवाड़ा समूह की जो चट्टानें हैं प्रमुख रूप से कर्नाटक के ये 3 जिलों में है। कहाँ है? धारवाड़ा, बेल्लारी, शिमोगा में पाई जाती है। धारवाड़ा, बेल्लारी और शिमोगा में पाई जाती है। और ये आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें, भारत की सभी प्रमुख खनिज धातुएं जैसे कि लोहा, सोना, टंगस्टन, क्रोमियम इसी क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। कर्नाटक की कोलार एवं हड्डी की खाने इसके अंतर्गत ही आती है। कोलार गोल्ड माइंस, KGF सभी ने देखा होगा। ठीक है, KGF ये मूवी देखा है ना सबने, सुपर डुपर हिट, सुपरस्टार यस की फिल्म ये थी। तो K फॉर कोलार, G फॉर गोल्ड और F फॉर फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड्स। और ये कहाँ आता है? तो ये धारवाड़ा समूह के पहाड़ियों के अंतर्गत ही आता है, याद रखें। ठीक है, पार्ट 2 भी आ रहा है KGF का, है ना, वेट है ना सभी को। चलो देखेंगे सब मिलके। चलो 27 देखते हैं। 27 में क्या बोल रहा है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर चुनिए। इसमें जो सही उत्तर है देखिए, पंपास कहाँ मिलता है? ये अर्जेंटीना में मिलता है। ठीक है, उसके बाद पुस्ताज ये कहाँ मिलता है? तो पुस्ताज जो है ये हंगरी में मिलता है। वेल्ड जो है कहाँ मिलता है? तो ये दक्षिण यानी साउथ अफ्रीका में मिलता है। और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कूट का सही मिलान हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा है ये 28? देखिए ये जो बोल रहा है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम क्या होगा, ये बताइए। तो ये जो सही अनुक्रम होगा देखिए, होक्काइडो होगा, होन्शु होगा, शिकोकू होगा और क्यूशू होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है होन्शु। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप के पूर्व में स्टैब्लिश्ड है, याद रखें। 29 देखते हैं, क्या बोल रहा है 29? मध्य प्रदेश का मलांज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो ये जो अग्रणी है वो तांबा में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मलांज खंड ये तांबा के उत्पादन में अग्रणी है। 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो ये जो है ये देखिए जमशेदपुर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र जो है वो कोयला की प्राप्ति झरिया की खानों एवं लौह अयस्क की प्राप्ति मयूरभंज की खदानों से ये करता है। ठीक है
नेक्स्ट 31 देखते हैं। 31 में क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, कितनी रही है ये बताना है। तो 17.64 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दशकीय वृद्धि दर 7.64 या लगभग 17.7% भी आप इसको बोल सकते हैं, अप्रॉक्स में 17.7%। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भी है, सोच लो। ठीक है, अकेले भारत में इतने लोग रहते हैं। चलो नेक्स्ट 32, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस दर से तापमान बढ़ता है, कितना बढ़ेगा, है ना। तो ये जो बढ़ेगा ये बढ़ेगा 165 प्रति मीटर। जब प्रति 165 मीटर गहरे आप नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है तापमान इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे 165 मीटर की गहराई में आप जैसे जैसे उतरते जाएंगे वैसे वैसे 1-1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 33, भारत निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है। तो इसमें जो प्राचीनतम पर्वत है वो है अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्न में से यहाँ पाक्योंग विमानपतन कहाँ स्थित है। पाक्योंग विमानपतन जो है यहाँ पे कहाँ पे है, इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट इसमें हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम में। राइट, चलिए ठीक है। देखिए पाक्योंग विमानपतन जो है एक हरित यानी ग्रीन फील्ड विमानपतन है, यानी कि ग्रीन फील्ड वो एक एयरपोर्ट है जो गैंगटॉक सिक्किम के पास में है। ठीक है, 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, पृथक करता है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है ये अलग करता है। ठीक है, 36 देखते हैं क्या बोल रहा है, चितपावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। चितपावन की बात हो रही है, देखिए महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है चितपावन। ठीक है, 37 देखते हैं क्या बोल रहा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो उच्च न्यायालय का जो एरिया जो बताया जाता है जो है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच जो है ना पोर्ट ब्लेयर में स्टैब्लिश है। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं हम। 38 में क्या बोल रहा है, देखिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तो ये जो की जाती है, देखिए आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और जिला न्यायाधीश जिले की सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 39 क्या बोल रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया, मिला लिया गया। तो ये जो किया गया, देखिए राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र था, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसको सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, जो कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और औपनिवेशिकी काल के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। कौन सा अनुदेश पत्र, अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र, वर्ष 1950 में इसे नीति निर्देशक तत्व के रूप में हमारे भारतीय संविधान में इसको ऐड ऑन कर लिया गया। 40 देखते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के कथन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और असत्य की पहचान कीजिए। इसमें से असत्य कौन होगा, इसकी पहचान करना है। तो देखिए इसमें जो असत्य है वो है संसदीय शासन व्यवस्था को कनाडा और संविधान से लिया गया है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है, जबकि संघनात्मक व्यवस्था को कनाडा की संविधान से लिया गया है। ठीक है, 41 देखते हैं। 41 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये जो बजट पे बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें जो कुछ कुछ प्रावधान जो दिए गए हैं, पहला प्रावधान इसमें है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत इसी से हुई, भारतीय परिषद अधिनियम 1882 से, और दूसरा है बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई भारतीय परिषद नियम 1862 के अधीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है का बात हो रहा है,
जो इसमें सुमेलित नहीं है, देखिए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष की बात हो रही है, यहाँ पे एक गड़बड़ है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार पटेल थे, ना कि भीमराव अंबेडकर हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, बाकी सारे के सारे सही हैं यहाँ पे कूट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे 43, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये जो प्रावधान ग्रहण किया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा आदि भारतीय संविधान में यहीं से लिया गया है, राइट। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? जो सबसे पहले ये स्वीकृत किया गया था वो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ही इसको स्वीकृत किया गया। वर्ष 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से जाना जाता है। 45 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है, किस में झलकता है, यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए इसमें जो प्रतिबिंबित होता है ये उद्देशिका में भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है, उनका जो एक साथ सोच जो है वो प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। 46 देखते हैं, 46 में क्या है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें जो मौलिक अधिकार नहीं है वो नागरिकता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता का वर्णन जो है देखिए भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद है ना, देखिए अनुच्छेद कितने से 5 से 11 तक में इसका वर्णन है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद, ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा 47, निम्नलिखित में से किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है, वी ऑर्डर, ये किसका अर्थ होता है, किस रीट, जब कौन सा रीट जब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है तो उस रीट में ये पहला वर्ड लिखा होता है हम आदेश देते हैं, यानी वी ऑर्डर। तो ये जो होता है परमादेश में, ठीक है, परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता हो या दुरुपयोग करता हो। न्यायालय जो है ऐसे पदाधिकारियों की उसके कर्तव्य को पालन करने का आदेश जारी करती है, तब वहां पे ये लिखा जाता है हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 48 देखते हैं, 48 में क्या बता रहा है, तीव्रतम समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ये जो है ना देखिए ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, 11th, ठीक है। 49 सर्व शिक्षा अभियान योजना के वित्तीय व्यवस्था हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में होता है? तो ये जो अनुपात होता है देखिए 50-50 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 50 देखते हैं, नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन थे? तो ये जो 3 प्रमुख आयाम थे वो देखिए निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखें डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखते हैं, मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी वो किया गया था 1 अप्रैल 1957 से, ध्यान में रखिए 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा की दशमलव प्रणाली का शुरुआत हो गया था। 52 देखते हैं, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का जो संबंध है देखिए ये जो है ना भुगतान संतुलन से है। तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से, और रंगराजन RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। 53 देखते हैं, जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है कहाँ पे है ये? तो जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र जो है ये है हमारे अनुवांशिक विभिन्नता के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र जो है अनुवांशिकता विभिन्नता से संबंधित है और इसमें जीवों की अनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए, उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है 54, क्या बोल रहा है देखिए, निम्न रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। रक्षित क्षेत्र इसमें से कौन कौन से हैं? तो जो रक्षित क्षेत्र हैं देखिए बांदीपुर, ठीक है, मानस और जो है सुंदरवन। हमारा करेक्ट जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है,
ठीक है। विश्व का प्रथम एयरपोर्ट कौन है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है? तो विश्व का जो प्रमुख जो प्रथम एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है वो है हमारा कोच्चि एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 2015 में केरला कोच्चि हवाई अड्डा दुनिया का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बन गया। 56 देखते हैं। 56 में क्या बोला जा रहा है, देखिए डेनमार्क उन भारतीय उत्पादों को डेनमार्क मैंने बोल दिया। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कौन से कैटेगरी वाले उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क। तो इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो बिल्कुल हमारे इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो, वैसे ही प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, याद रखें। 57 देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है देखिए जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 58। क्या बोल रहा है 58 में? आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों को बुरी तरह जो पराजित किया था वो वांडीवास का युद्ध था। याद रखें। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 में ये हुआ था, और इसमें अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई हुआ था, और इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह से हराया था। 59 ब्लैक होल ट्रेजेडी काली कोठरी घटना घटित हुई थी कहाँ पे? तो काली कोठरी की जो घटना घटित हुई थी ये हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, 20 जून 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। यह घटना सिराजुद्दौला के समय हुई थी। इस घटना में 146 लोगों को मात्र एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें से मात्र 23 जो है जिंदा इसमें से बाहर निकले थे। और 146 लोग जो है यहाँ पे लोग नहीं, यहाँ अंग्रेज थे। ठीक है, 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में बंद कर दिया था एक कोठरी के अंदर, जो बहुत ही छोटी सी बारीक सी कोठरी थी, जिसमें से अगले दिन सिर्फ 23 ही जीवित बचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 60 में देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसमें जो सफलता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, नेक्स्ट शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, यहाँ पे ये बताना है। तो शीत युद्ध से जो मतलब है ना, देखिए पूर्व एवं पश्चिम के बीच तनाव, ये शीत युद्ध में हुआ था। पूंजीवादी तथा साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक दुश्मनी, ये भी हुआ था। और महाशक्तियों के मध्य तनाव, ये भी हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 62 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो ये जो इसको अपनाया गया था ना 1905 में अपनाया गया था। ठीक है, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 में, ठीक है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, और इसी दिन ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में भी अपना लिया गया। 64 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्न में से कौन नेता उपस्थित नहीं था? 1914 की बात हो रही है, 1947 की बात हो रही है अगस्त में। ठीक है, तो कौन नहीं इसमें उपस्थित था? तो महात्मा गांधी इसमें उपस्थित नहीं थे। अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। वे बंगाल के नोआखली में होने वाली सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। ठीक है, 64 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को देखिए 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तथा इसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, चलिए 65 देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। ठीक है, याद रखें। 66 देखते हैं क्या है। किस स्थान से एक कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये एक स्थान से 3 मानव कंकाल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हुआ है दमदमा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये जो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले जो किया गया था वो देखिए भारत में किया गया था। ठीक है, 68 देखते हैं। 68 में उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो वो जो है देखिए किकिट है। ठीक है, ऋग्वेद आर्यों के पंचजन में यदु, पुरु, अनु, तुर्वत्सु एवं दुर्हयु यही शामिल थे। किकिट इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए 69 देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे वो थे कुषाण शासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 70 में क्या बोल रहा है देखिए। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर क्या थी? ठीक है,
गुप्त युग में भूमि राजस्व दर जो थी वो देखिए 1/6 भाग थी। ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व दर 1/6 थी। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं क्वेश्चन सेटर का। तो श्री गुप्त ने की थी। किसने? श्री गुप्त ने इसका स्थापना किया था, गुप्त वंश का। ठीक है, तथा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर बात की जाए तो वो चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त इसके सबसे प्रतापी राजाओं में से, चंद्रगुप्त सेकंड इसके सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अरुंधति रॉय। ठीक, 72 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए 72 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का जो स्थान है वो है 48वां, 48। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 48 है। और इस इंडेक्स में फर्स्ट जो पोजीशन है वो स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, याद रखें स्विट्जरलैंड का है फर्स्ट रैंक। ठीक है, और यह इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है ये देखिए मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, हर साल 14 जून को ये मनाया जाता है। और 2020 में विश्व रक्तदान दिवस का जो थीम था, जो विषय था, वो सेफ ब्लड सेव लाइव्स था। ठीक है, 74 आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ना एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को बनाया गया है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर तथा 1 गवर्नर पद होता है। याद रखें टोटल 5 हो गए हैं बोर्ड में। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना की अगर बात की जाए कब की गई थी, तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए 75 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को की राजधानी है? तो मोरक्को की जो राजधानी देखिए वो रबात है। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका देश का एक अफ्रीका देश में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है और जिसकी राजधानी रबात है। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा जो है ना दिरहम है। ठीक है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। यह एक मुस्लिम कंट्री है जिसकी भाषा अरबी है, अरबिक। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए 76 देखते हैं क्या बोल रहा है। हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? ब्लूमबर्ग के हिसाब से जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वो एलन मस्क बन गए हैं। ठीक है, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए हैं। 77 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क उद्घाटन उसका किया गया? तो ये जो है पहला फायर पार्क उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री अग्नि सुरक्षा पर जागरूकता लाने के लिए देश में अपनी तरह का एक फायर पार्क का उद्घाटन किया है। और भारत का पहला टायर पार्क की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और भारत का पहला लाइकेन पार्क की बात की जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, 78 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? बर्ड फ्लू की बात हो रही है जो चिकन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा और बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो है ना देखिए केरल गवर्नमेंट ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। बर्ड फ्लू को H5N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। H5N1 वायरस ये है जिससे ये फैलता है और इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, 79 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भूमि पर संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल शुरू किया है? तो धरनी वेब पोर्टल जो है देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, 80 देखते हैं। गोवा की पूर्व राज्यपाल का नाम बताएं जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ और उनका संबंध बिहार से था। तो गोवा की पूर्व राज्यपाल जो है जिनका संबंध बिहार से था वो मृदुला सिन्हा थी। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 81 किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ग्रीन एवं व्हाइट टी को जो है ना जीआई टैग जो मिला है वो पश्चिम बंगाल ग्रीन एंड व्हाइट टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 82 देखिए 82 में क्या बोल रहा है। किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? तो देश का सबसे पहला अपशिष्ट पोर्टल जो है वो शुरू किया गया देखिए तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 83 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमन पहल लॉन्च किया है? तो साइबर सेफ वुमन पहल जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 84 देखते हैं। किस भारतीय हस्ती को आईएएफ को वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है देखिए पीटी उषा को यहाँ सम्मानित किया गया है। ठीक है, 85 देखते हैं।
किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों एवं और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है वो त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। 86 देखते हैं, किस राज्य ने नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? ये किस राज्य में है? तो ये जो है ना, देखिए मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर के थौबोल जिले में स्थित नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। तमिलनाडु के सेलम सूरमंगलम पुलिस स्टेशन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 87, पूर्वोत्तर भारत में पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, तो पहला जो गाय अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया है वो है असम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए जो शुरुआत किया गया वो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल करा गया है, याद रखें, ठीक है। 89 देखते हैं, जनवरी 2021 में मनीष चौहान को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? मनीष चौहान की बात हो रही है, तो इनको जो है ना पुर्तगाल का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 90 में क्या बोल रहा है, वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है वो देखिए सिंगापुर में किया गया है। कहाँ पे? सिंगापुर। वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन 2020 आयोजन सिंगापुर में किया गया, जिसका थीम था लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज एडेप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड, ठीक है, ये इसका थीम था। 91 देखते हैं, 91 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा देखिए इंडिया में, ठीक है। 92, इसरो द्वारा भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो स्थापन है वो किया जाएगा कर्नाटका में, याद रखें, इसरो द्वारा कर्नाटक में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी HSFC का स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो जो सबसे स्वच्छ शहर है यहाँ पे वो हो जाएगा इंदौर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर सूरत तथा नवी मुंबई आते हैं, ठीक है। और याद रखें, बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार का पटना शहर जो सबसे नीचे से 47वें रैंक पे है। चलिए क्वेश्चन हमारा 94, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो जो पहला जो स्थान मिला है वो मिला है केरल को, ठीक है, याद रखें, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ है, जबकि सेकंड स्थान जो हिमाचल प्रदेश को मिला है। बिहार को सबसे अंतिम पोजीशन प्राप्त हुई है, याद रखें। 95 देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर कितनी रही? तो जो ये महंगाई दर रही थी वो रही थी 4.1%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95, VGA से तात्पर्य क्या है? VGA से मतलब क्या है? तो VGA जो है ना, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है वीडियोग्राफिक एरर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 देखते हैं, 97 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से जो सही सुमेलित है वो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ये जो है बिल्कुल ही सही सुमेलित है, सही मैच है, ठीक है। गेटवे ऑफ मुंबई का जो निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1911 में इसका निर्माण करवाया गया था किंग जॉर्ज 5th के स्वागत के लिए, ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर जो है त्रिवेंद्रपुरम नहीं है, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। और ये भगवान शिव का मंदिर है। उसके बाद पुराना किला न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, आगरा नहीं न्यू दिल्ली ये हो जाएगा। और ये यमुना नदी किनारे है और इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, ठीक है। 98 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय जो है वो गुजरात में खोला जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 99 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये है वियना में, ठीक है, याद रखें। और इसकी स्थापना जो है वो हुआ था नवंबर 1966 में, ठीक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना टोटल 6 अंग हैं। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। तो ये था आज का हमारा सेट नंबर
10 प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इडोटेरिया का। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको काफ़ी पसंद आया, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छा काम करने के लिए। और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मैं मिलता हूँ शाम 6 बजे होमवर्क सीरीज के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।